Okay, so let us start. So today we are going to discuss तीन चीजें हम आज डिस्कस करेंगे. We will see something about the earth, the shape of the earth, the size of the earth, and what some basic things about planet earth. Then we will see इसका इंटीरियर कैसा है, what is there beneath the surface of the earth, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ रॉक टाइप्स. तो आज मोस्टली हम जो भी कवर करने वाले हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी का हिस्सा है. सो ओके, अगर वॉइस कम आ रही है तो मैं थोड़ी सी वॉइस बढ़ा सकता हूँ. ओके, सो आई होप आई एम ऑडिबल नाउ. तो जियोमॉर्फोलॉजी में आज हम ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे: अर्थ की शेप और साइज, एंड देन इंटीरियर एंड रॉक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी. तो अर्थ के बारे में सबसे बेसिक चीज जो हमें पता होती है वो ये कि अर्थ का जो लैंड एरिया है इट इज लेस देन 1/3. तो टू बी प्रिसाइज 29.2% इज द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, और 70.8% या से 71% इज द वाटर एरिया. तो वाटर एरिया में सबसे बड़ी ओशन बॉडीज जो हमारे पास हैं, ओशियन सबसे बड़ी हैं जो मोर देन 90% ऑफ द वाटर बॉडीज को कवर करते हैं. उसके बाद हमारे पास लेक्स हैं. There are various ponds also, and there are numerous other water bodies जैसे कि rivers, dams and so on. तो water covers 71% of the earth's surface, whereas land covers only 29.2% of the earth's surface. अब जो सबसे important चीज यहाँ पे हमने देखनी है वो ये कि जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो अर्थ की शेप है वो एक स्फीयर की तरह होगी. तो स्फीयर होता है जैसे ये है. सो स्फीयर इज अ परफेक्ट सर्कल. परफेक्ट सर्कल का मतलब होता है कि अगर हम उसके सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करें तो सब तरफ वो इक्वल होगा. सो द रेडियस विल बी इक्वल in all the directions, in all the 360 degree dimensions. But जो अर्थ है वो ऐसी नहीं है. So surprisingly earth is a bit different than that. How? So earth is actually something like this. So earth is not a perfect sphere. A perfect sphere is this. So earth is this. So center से अर्थ थोड़ी सी बल्ज्ड है और पोल से थोड़ी सी फ्लैटेंड है. तो इसको हम कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड. This is very important. So the shape of the earth is not a perfect square, rather it is a oblate spheroid. तो ये टॉप से और बॉटम से फ्लैटेंड है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैटेंड है, और जो इक्वेटर है या जो सेंटर है वहां से ये थोड़ी एक्स्ट्रा बल्ज्ड है. एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसकी वजह से सेंटर जो है वो थोड़ा बाहर को निकलता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, and that is why it is bulged from the center. इसकी escape velocity जो है वो 11.2 kilometers per second है, but this is not very important. Then इसका जो axis of rotation है, अब axis of rotation का मतलब क्या होता है? Let us see. जैसे अगर ये हमारी अर्थ है तो हमें लगता है कि जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे होगा और जो साउथ पोल है वो यहाँ पे होगा. So this is our presumption that this is where north pole is and this is where south pole is, but actually it is not so. तो असल में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स हैं वो थोड़े से डेविएटेड हैं. एक्चुअली दे आर समवट लाइक दिस. तो अगर हम अब इसको देखें तो हमारा नॉर्थ पोल एक्चुअली में यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है. तो जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं. एंड इसे हम किस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं? इसे हम सन के अराउंड ऑर्बिट करने के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं. सो द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन. ये सन के इर्द गिर्द घूमती है हमारी जो अर्थ है. सो उसका जो ऑर्बिट का पाथ है इट इज लाइक दिस. तो उसके साथ ही ये 66.5 डिग्रीज का एंगल बनाती है.
So that is how we know where the magnetic north is and where the magnetic south pole is. So जो axis of rotation है जो कि ये है, so axis of rotation is an imaginary line passing from north pole and south pole of the earth, and it is around this axis that the earth rotates from west to east. और इस axis के around जो earth है वो west से east में rotate करती है, यानी कि इस तरह से rotate करती है. So अगर हम इसको north से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और ये एक्सिस जो है ये 6 से 6.5 डिग्रीज का ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल बनाता है, जो कि यहाँ पे डिपिक्टेड है. सो दिस इज समथिंग बेसिक अबाउट द अर्थ कि अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर नहीं है, इट इज अ ऑब्लेट स्फेरॉइड एंड इट इज बल्ज्ड एट द सेंटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स. उसके बाद जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 66.5 डिग्रीज पे बेंट है. तो इसको हम डायग्राम में भी देखते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पर, सो दिस डॉटेड लाइन इज एक्चुअली अ स्फीयर. सो अ परफेक्ट स्फीयर वुड बी समथिंग लाइक दिस, लेकिन जो अर्थ है हमारी वो इस कलर में दिखाई गई है. सो द एक्चुअल अर्थ इज लाइक दिस. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोल से थोड़ी सी फ्लैटेंड है, और इक्वेटर या सेंटर में ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बल्ज्ड है या बाहर को निकली हुई है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन ऑब्लेट स्फीयर. और इसका पता हमें कैसे चलता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर और रेडियस जो भी हम कह लें वो इक्वेटर या सेंटर में ज्यादा है और पोल्स के पास कम है. तो अगर हम इसका देखें तो यू कैन सी कि इसका जो डायमीटर है वो इक्वेटर के पास 12,756 किलोमीटर्स है, और पोल टू पोल वो 12,714 किलोमीटर्स है. सो 12,756 किलोमीटर्स एंड 12,714 किलोमीटर्स. तो ये जो गैप है ये टोटल 42 किलोमीटर्स के अराउंड है. तो 42 किलोमीटर्स का जो फर्क है, इसकी वजह से हमें पता चलता है दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, राइट. तो पोलर सर्कमफ्रेंस जो है, यानी कि पूरा का पूरा अगर हम सर्कल करें तो पोल से वो सर्कमफ्रेंस 40,008 किलोमीटर्स है, और वही का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वेटर के पास 40,075 किलोमीटर्स है. सो अराउंड 68 किलोमीटर्स का सर्कमफ्रेंस का भी फर्क है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. So that shows that Earth is an oblate spheroid, and with this we have clarity that what is the shape of the Earth. तो Earth की जो actual shape है वो कैसी है. Then अब दो important चीजें हम देखेंगे कि latitudes और longitudes क्या होते हैं, क्योंकि ये दो चीजें अगर हम समझेंगे तभी हम Earth की proper understanding ले सकते हैं. तो अब हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अगर ये अर्थ है तो इस पे, इसको समझने के लिए हम इस पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं. तो जो लाइंस हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो लाइंस हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं उन्हें हम कहते हैं longitudes. So latitudes are horizontal lines and longitudes are vertical lines. This is what you need to understand. Then अब देखते हैं कि latitude को थोड़ा सा डिटेल में. तो latitudes को हम parallels भी कहते हैं, और उसका रीजन ये है कि अब हमारे पास ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर को हमने एक इमेजिनरी लाइन से हाफ में से काट दिया है. सो दिस पर्टिकुलर लाइन हियर इज नोन एज इक्वेटर. सो दिस डिवाइड्स द एंटायर स्फीयर इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो ये जो इक्वेटर है इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस लाइन फॉर ऑल अदर लैटिट्यूड्स. तो इसलिए सारी की सारी लाइंस इस लाइन के पैरेलल होती हैं, इसलिए हम उन्हें पैरेलल्स भी बोल देते हैं. सो इक्वेटर इज द लाइन जो 0 डिग्री पे होती है,
जो पूरे के पूरे स्फीयर को दो पार्ट्स में बांटती है, आधा ये वाला पार्ट और आधा ये वाला पार्ट। सो सारी की सारी जो लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, इसलिए इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है, राइट। तो ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसी कोई एक्चुअल में लाइन होती नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द ग्लोब वी हैव टू ड्रॉ अ ग्रिड पैटर्न, ताकि हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को स्पेसिफिकली पिन पॉइंट कर सकें, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो पैरेलल्स हैं या ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज द ग्लोब एंड देन दिस इज द इक्वेटर। सो दिस इज 0 डिग्री, तो इक्वेटर इज 0 डिग्री, तो उसके बाद हर एक डिग्री पे एक लाइन ड्रॉन है। सो फॉर एग्जांपल, दिस लाइन इज 1 डिग्री, देन 2 डिग्रीज, देन 3 डिग्रीज, देन 4 डिग्रीज, और ऐसा करते करते द टॉप मोस्ट पोलर पॉइंट इज 90 डिग्रीज, राइट। और इसी तरह से इसके नीचे भी यही लाइंस ड्रॉन है, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है दैट इज 90 डिग्री साउथ। तो अगर इस तरह से हम देखें तो सेंटर में एक इक्वेटर है, सो एक लाइन हो गई इक्वेटर की, देन उसके बाद 90 लाइंस नीचे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए, और 90 लाइंस ऊपर हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। सो इन टोटल 90 plus 90 plus 1, there are a total 181 parallels or latitudes on the planet. तो 181 जो है हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं पूरे के पूरे ग्लोब पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, 181। सो 90 डिग्रीज, 90 जो लाइंस हैं वो नॉर्थ के लिए, 90 साउथ के लिए, और एक बिल्कुल सेंटर में जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं, तो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स हैं। जैसे इक्वेटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो 0 डिग्रीज पे इक्वेटर होता है, देन 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। नाउ व्हाट इज द रीजन दैट वी हैव ड्रॉन लाइंस ऑन 23.5 डिग्री? लॉजिकली ये जो लाइंस हैं ये 30 डिग्री पे होनी चाहिए थी अगर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था। सो लाइंस होनी चाहिए थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री। लेकिन ये लाइंस हमने ड्रॉ की हैं 23.5 डिग्री पे और 66.5 डिग्रीज पे। और इसका रीजन ये है, इफ वी गो बैक, तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि जो अर्थ का एक्चुअल पोजीशन है वो 66.5 डिग्रीज टिल्ट है ऑन द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सन। तो अर्थ जो सन के अराउंड ऑर्बिट करती है उस एंगल पे ये 23.5 डिग्रीज या 66.5 डिग्रीज टिल्ट है। तो इस वजह से जो सन की रेज हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर हेमिस्फीयर को हिट करती हैं। इसलिए ये जो दो ट्रॉपिक्स हैं इनका मेन काम ये है कि एक्चुअली यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया में ही, यानी कि इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है, सिर्फ यहीं पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली हिट करती हैं। दैट मीन्स ये एरिया आइदर टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर अप टू द ट्रॉपिक्स, इस पूरे एरिया में जो सनलाइट है वो पूरे साल कहीं ना कहीं डायरेक्टली हिट करती है, या डायरेक्ट सन रेज इस एरिया में रिसीव होती हैं। और उसकी वजह से ये जो ट्रॉपिकल एरिया है ये सबसे ज्यादा हीट प्रोन एरिया है, तो सबसे ज्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन इस जोन में रिसीव होती है। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट इन ट्रॉपिक्स को लिया गया है। जो ट्रॉपिक वर्ड का मतलब होता है वो लाइन जहां से सनलाइट वापस मुड़ जाती है। सो सनलाइट सिर्फ यहीं तक डायरेक्टली हिट करती है, उसके बाद वो वापस मुड़ जाती है। यानी कि बाकी के पूरे ग्लोब के ऊपर इस पूरे एरिया में जितनी भी सनलाइट पड़ती है वो एक्चुअली डायरेक्ट सन रेज नहीं होती, वो स्लैंटिंग सन रेज होती हैं, या वो टेढ़ी सन की जो रेज है वो पड़ती है। देन नेक्स्ट हमारा रेफरेंस पॉइंट है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज इन द नॉर्थ, और साउथ में है एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्रीज इन द साउथ। Finally, we have South Pole at 90 degrees, and then we have North Pole also at 90 degrees. So ये सबसे important हमारे
पॉइंट्स हैं जिनकी रेफरेंस से हम बाकी के पैरेलल्स को देखते हैं. So I hope you have understood the concept of latitudes. So अगर एक लाइन में हम इसको देखें, latitudes are nothing but imaginary horizontal lines drawn on the globe. उसके बाद अब इसी की ही तरह हमारे पास longitudes होते हैं. So latitudes हमने अब देख लिया. So latitudes are horizontal lines. Similarly, now we will see longitudes. So longitudes are vertical lines. So let us see what longitudes are. So ये वर्टिकल लाइंस होती हैं और इन्हें हम मेरिडियंस भी कह देते हैं. अब इसमें जो एक कॉमन फीचर है वो ये कि सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं. तो इसके लिए हम एक इमेज देखते हैं लाइक दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लोब का एक मैप है. तो यहाँ पूरा का पूरा ग्लोब जो है, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस आप देख सकते हैं. सो दिस इज अ वर्टिकल लाइन, this is a vertical line, this is a vertical line and so on. ये सारी की सारी vertical lines नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में ज्वाइन करती हैं. So that is what is common between or among all the longitudes. अब इसमें जो हैरानी वाली बात है वो ये कि अगर हम इसे ग्लोब मानते हैं या अर्थ मानते हैं तो इसमें हम कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें जिसे हम कह सकें कि ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होगी. जैसे हमारे लिए लैटिट्यूड्स में रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर है, उस तरह से हमारे लिए लॉन्गिट्यूड्स में रेफरेंस पॉइंट क्या होगा. क्योंकि इक्वेटर को डिसाइड करना बहुत आसान है, लेकिन लॉन्गिट्यूड एक कॉमन डिसाइड करना बहुत मुश्किल है. और उसका रीजन ये है कि जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा पैरेलल होता है, बिकॉज उस जगह पे जो अर्थ का ग्लोब है वो सबसे ज्यादा बल्ज्ड होता है, इसलिए इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो है वो सेम होती है. सो इट इज जस्ट लाइक सर्कमफ्रेंस. जिस तरह से हम एक बॉल को हाथ में लें और उसको गोल पूरी तरह से घुमा के एक धागा उसके ऊपर अगर बांध दें तो वो पूरे के पूरे 360 डिग्री एंगल को कवर करेगा. तो इस तरह से सारे के सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं. तो इसलिए किसी एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड करना बहुत मुश्किल था. और ये लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया गया आज से करीब 135 साल पहले इन 1884. तो एक इमेजिनरी लाइन डिसाइड कर ली गई कि यहाँ से ये ड्रॉ होगा. तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो कंट्रीज वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही थी, सो ब्रिटिश जो थे वो उस टाइम पे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे थे. इनफैक्ट इंडिया वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल. तो इसलिए लंदन में ये कॉन्फ्रेंस हुई. तो लंदन के पास एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच. सो ग्रीनविच में उस पर्टिकुलर पॉइंट को रखा गया कि यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है उसको हम प्राइम मेरिडियन मानेंगे, प्राइम मेरिडियन या प्राइम लॉन्गिट्यूड मानेंगे. और यहाँ से जो है दिन और रात की शुरुआत होगी. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसके बिल्कुल दूसरी साइड भी हमें एक ऐसा लॉन्गिट्यूड चाहिए था जहां से डे और नाइट को चेंज किया जा सके. तो उसके जो दूसरी साइड लॉन्गिट्यूड है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन और आईडीएल. सो सिंस अ स्फीयर इज 360 डिग्रीज, तो इसको अगर हम दो पार्ट्स में बांटें तो ये 180 डिग्रीज ईच हो जाता है. सो 180 डिग्रीज ईस्ट एंड 180 डिग्रीज वेस्ट. तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमारे हो जाते हैं 360. इसमें कुछ भी ज्यादा समझने की बात नहीं है. सिंपली एक सर्कल के 360 एंगल्स होते हैं, तो 360 लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, हर एक डिग्री के लिए एक. सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ लॉन्गिट्यूड. तो इसको हम डायग्राम के व्यू से देखते हैं. सो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन जो लिखा हुआ है, दिस प्राइम मेरिडियन इज नथिंग बट ग्रीनविच मेरिडियन. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जहां पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस सर्कल के बीच में जो कंट्री है दिस इज यूनाइटेड किंगडम. सो यहाँ पे जहां से ये लाइन गुजर रही है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज अ सिटी कॉल्ड ग्रीनविच. और यहां से ये लाइन ड्रॉ होती है.
सो दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है, जैसे इंडिया का कोई स्टैंडर्ड टाइम होगा, हर कंट्री का एक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के कंटेक्स्ट में देखा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और जीएमटी। जैसे अगर जो इंडिया है वो यहाँ पर है, सो आई हैव ड्रॉन अ सर्कल अराउंड इंडिया, तो ये ग्रीनविच मेरिडियन से जितना दूर है, तो यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है, तो ये ग्रीनविच मेरिडियन से जितना दूर होगा उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम डिसाइड होगा। तो आप सबको पता होगा कि हमारा टाइम जो है वो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम प्लस 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो इसका मतलब हम ग्रीनविच मेरिडियन से 5 घंटे और 30 मिनट दूर हैं। तो यहाँ पे जो भी टाइम होगा उससे 5 घंटे 30 मिनट के बाद वो टाइम ग्रीनविच मेरिडियन में होगा। उसी तरह अगर हम इसके वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो टाइम माइनस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्लोब है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो उसकी वजह से जो सनलाइट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है, लाइक दिस। तो जो ईस्ट वाली कंट्रीज हैं वो सनलाइट को पहले एक्सपीरियंस करती हैं, उसके बाद ग्रीनविच पे वो टाइम होता है और उसके बाद वेस्ट में वो टाइम होता है। दैट मीन्स वी आर 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच। तो हमारे यहाँ पे जो टाइम होता है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट पहले हो जाता है। सो दैट इज हाउ द एंटायर वर्ल्ड गेट्स देयर टाइम जोन्स। तो हर एक कंट्री का अपना अलग अलग टाइम जोन होता है, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनमें मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं, जैसे रशिया। तो रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ एक ही है। सो दिस इज द रोल ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आप देख सकते हैं अगर इस डायग्राम में जो प्राइम मेरिडियन दिया गया है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड ग्लोब के दूसरी तरफ हम इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जो आप देख सकते हैं, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अब आप सोचेंगे कि ये इतनी ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड क्यों है, ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, ये सीधी क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर दें, जैसे कि मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, तो अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को सीधा इस तरह से ड्रॉ कर दें तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आधी लाइन के इस तरफ आ जाएंगी, जैसे कि ये कंट्री है। सो दिस इज रशिया, जहां पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। तो इसका एक हिस्सा इस तरफ आ जाएगा लाइन के और दूसरा हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि एक सेम कंट्री में बिल्कुल पास पास वाली दो जगहों में एक तरफ कोई और दिन होगा और दूसरी तरफ कोई और दिन होगा। तो इस तरह की एनॉमली से बचने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को ही थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया है, राइट। इसी तरह अगर आप ये वाला डिस्टॉर्शन देखेंगे, यहाँ पे इसको इतना मरोड़ा गया है, उसका रीजन ये है कि जो आप छोटे छोटे डॉट्स, टाइनी डॉट्स देख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली स्मॉल आइलैंड्स, और ये सारे एक ही कंट्री का पार्ट है। सो जो एक कंट्री का ये पार्ट है उन सबको लाइन के एक तरफ रखा गया है, और जो दूसरी आइलैंड्स हैं जो एक अलग कंट्री बनाते हैं उनको लाइन के दूसरी तरफ रखा गया है। सो जस्ट टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर एनॉमली, इस लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, ताकि इसके इस तरफ अलग दिन काउंट हो और इसके इस तरफ एक अलग दिन काउंट हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीनिच मेरिडियन लाइन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये दोनों 180 डिग्री, एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे बने हुए हैं। सो दिस आर टोटली ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ग्लोब। देन लेयर्स ऑफ द अर्थ या इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देखते हैं कि अर्थ की इंटीरियर किस तरह का है। हम अर्थ की क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, सो हमें पता होना चाहिए कि अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। सो देयर आर प्राइमरीली 3 लेयर्स। द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट, उसके नीचे वाली लेयर को हम मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे या अंदर वाली लेयर को हम कोर कहते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, दीज आर द 3 लेयर्स। सो क्रस्ट वो लेयर है जिसके ऊपर हम हैं अभी। तो इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम होती है, 2.7 इसकी डेंसिटी है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बिकॉज जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हीट भी बढ़ेगी, प्रेशर भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ऑल द वेट, और इसी वजह से डेंसिटी भी बढ़ेगी। सो डेंसिटी इज लोएस्ट इन द क्रस्ट। डेंसिटी, प्रेशर एंड हीट, ऑल ये सब चीजें जो हैं सबसे कम हमें क्रस्ट में देखने को मिलती हैं, उससे ज्यादा मेंटल में और सबसे ज्यादा कोर में।
तो ये क्रस्ट कितनी मोटी होती है? तो ओशियंस के नीचे इसकी थिकनेस डिफरेंट है और कॉन्टिनेंट्स के नीचे इसकी थिकनेस डिफरेंट है। उसका रीजन ये है कि ओशियंस ऑलरेडी बहुत डीप होते हैं, तो उसके नीचे जो क्रस्ट की मोटाई है वो कम रह जाती है। सो अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स थिक ये होता है ओशियंस के नीचे, और अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स थिक होता है ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे। यानी कि अभी हम लोग कॉन्टिनेंट्स पे रहते हैं, ऑफ कोर्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स वी लिव ऑन लैंड ऑन कॉन्टिनेंट्स, तो हमारे नीचे 50 किलोमीटर्स तक क्रस्ट है, राइट। देन एक और डिफरेंस इसमें ये होता है कि जो ओशन के नीचे वाली क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइट से बनी होती है, और कॉन्टिनेंट्स के नीचे वाली क्रस्ट जो है वो बेसॉल्ट से बनी होती है। अगेन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर, बिकॉज द डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पोजिशन। सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट जो क्रस्ट में मिलता है वो ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी मिलता है, इसीलिए इस लेयर को सियाल भी कहते हैं। सो सिलिकॉन से Si और एल्यूमिनियम से Al, तो crust is known as Sial. This is very important. They generally ask you in multiple choice questions that which layer of the earth is called Sial. इसी तरह हम आगे करेंगे, एक लेयर को सीमा कहते हैं, राइट, देन एक लेयर को नाइफ कहते हैं। सो वी विल डू दिस। सो सियाल उसको इसलिए कहते हैं क्या, क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है ये लेयर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्रस्ट। सेकेंड लेयर हमारे पास आती है मैंटल। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसकी डेंसिटी जो है वो क्रस्ट से ज्यादा है, तो उसकी 2.7 थी, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 5.68। इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, ये 2900 किलोमीटर्स थिक है। सो इनिशियली वी सॉ 10 किलोमीटर्स एंड 50 किलोमीटर्स फॉर द क्रस्ट, then it is 2900 kilometers thick. So it is approximately 60 times thicker than the crust. So इतनी इसकी मोटाई होती है, इसलिए इसको इजीली स्टडी करने के लिए हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल को एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि तकरीबन 250 किलोमीटर थिक है, और ये सेमी सॉलिड या प्लास्टिक इन नेचर है, और यहाँ से मैग्मा सोर्स होता है। मैग्मा जो कि वॉल्केनोज में या ज्वालामुखी के फटने से बाहर आता है, तो वो सारा का सारा हमें मेंटल की अपर लेयर में मिलता है। और इस लेयर को सीमा कहते हैं, बिकॉज इसकी जो मेन कॉम्पोजिशन है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से आती है। सो सिलिकॉन का Si और मैग्नीशियम का Ma becomes सीमा। सिमिलरली द सेम पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन विल सी इन कोर। तो कोर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। नाउ दिस इज 11 डेंस, सो 2.7, then 5.68, and now 11. So the density increases with increasing depth. This is a very important generalization. तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। Then core is even thicker than mantle. So mantle it was 2900 kilometers, then core is 3500 kilometers thick, right? So in total इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी अर्थ है, अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक देखें, so it is around 6500 किलोमीटर्स थिक। इसको भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इसमें सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। और इस लेयर को हम नाइफ कहते हैं, नाइफ फ्रॉम निकल एंड फेरस। फेरस मींस आयरन। सो ये जो लेयर है ये निकल और आयरन यहाँ पे सबसे ज्यादा अबंडेंस में मिलता है, और यहाँ पे हीट, डेंसिटी और प्रेशर सबसे ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2750 डिग्री सेल्सियस तक। सो इतना हाई टेम्परेचर होता है अर्थ के कोर के अंदर। तो इसको हम आइए डायग्राम में देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, सो सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है दिस इज क्रस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ओशन के नीचे जो क्रस्ट है वो बहुत ही ज्यादा थिन है, और जो कॉन्टिनेंट के नीचे क्रस्ट है वो थोड़ी सी थिक है, सो अप टू 50 किलोमीटर्स। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो हमारे पास, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर है हमारे पास मेंटल। सो मेंटल इज वेरी थिक, इट इज 2900 किलोमीटर्स थिक। तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास मेंटल है। देन थर्ड लेयर इज कोर,
जो सबसे अंदर की लेयर है, एंड दिस इज फ्रॉम हेयर टिल द एंड। तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो इन टोटल it is around 6400 kilometers, or to be precise 6378 kilometers. So this is actually the radius of the earth, right? So इससे हमें पूरा अंदाजा हो जाता है कि अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है या जो अर्थ का इंटीरियर है वो किस तरह का है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट देयर आर 3 लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, और उन तीनों लेयर्स को हम अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर मैंटल, इनर मैंटल, एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। अब इनके बीच के जो लेयर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो गैप है, यहाँ पे भी गैप है, और यहाँ पे इन सब के बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, जैसे आउटर कोर और इनर कोर, ऐसा नहीं है कि आउटर कोर अचानक से खत्म हो जाती है और इनर कोर अचानक से शुरू हो जाती है, तो इसके बीच में थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आती है और उसको हमने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। तो वो नाम अब हम देखते हैं। जैसे जो अपर और लोअर क्रस्ट है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे कॉनोरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। देन अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अपर और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे रेपिटाइड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो these are factual questions that you need to remember. ये सारे के सारे किसी ना किसी जियोलॉजिस्ट या किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं। देन लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और फाइनली आउटर और इनर कोर, जो लास्ट लेयर है कोर, उसमें दो पार्ट्स हैं, आउटर और इनर कोर, उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे लेमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, या कई बार इसे लेमैन बुलन डिसकंटिन्यूटी भी कह देते हैं। सो दीज आर द 5 नेम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आपको इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट से गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन व्हिच 2 लेयर्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। देन 2 छोटी-छोटी थ्योरीज हैं जिन्हें हम ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि हम अर्थ और इसके इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 2 थ्योरीज हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरीज मानी जाती हैं ज्योग्राफी में। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इससे हमें पता चलता है कि जो अर्थ आज की डेट में हमें दिखती है वो इस तरह की क्यों है। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशन डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे प्लैनेट पे वो इस तरह की क्यों है। तो हम जब भी मैप देखते हैं वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ पूरे ग्लोब पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं या 3 या 4 ओशंस हैं और ये इनकी शेप इस तरह से है, तो ये शायद शुरू से इसी तरह से है। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि मिस्टर एल्फ्रेड वेगनर ने propound की थी, so this is very important, who propounded the continental drift theory? It was Mr. Alfred Wegener. तो मिस्टर वेगनर के अकॉर्डिंग आज से 25 मिलियन साल पहले, यानी कि तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले, ये 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे और ये 4 ओशियंस भी नहीं थे। तो उनके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ग्लोब जो था ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था और सिर्फ एक ही ओशन था। तो वो जो एक कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया और जो एक ओशन था उसका नाम था पैंथालासा। तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में। तो यहाँ पे ये एक ही ओशन है पूरे के पूरे ग्लोब पे और ये एक ही कॉन्टिनेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पहले सिंगल लैंड मास थे, लेकिन धीरे धीरे ये सारे लैंड मास एक दूसरे से टूट गए। पहले ये 2 पार्ट्स में बंटे, अंगारा लैंड और लॉरेशिया एक पार्ट बना और गोंडवाना लैंड दूसरा पार्ट बना। देन जो अंगारा लैंड या लोरेशिया था ये फर्दर ब्रेकअप हुआ और इससे नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जितने कॉन्टिनेंट्स है वो सब बने। और जो गोंडवाना लैंड है ये जब इसके टुकड़े टुकड़े हुए तो इसमें से इंडिया निकला, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और ये सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें से निकले। तो सदर्न हेमिस्फीयर वाले कॉन्टिनेंट्स जो है वो गोंडवाना लैंड से निकले और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले हैं वो लोरेशिया या अंगारा लैंड से निकले। और इन दोनों के बीच में जो सी था उसे टेथीस सी कहते थे। सो ये जो थ्योरी है ये दिखने में हमें लग सकती है कि इसका क्या ही लॉजिक होगा, बट देयर आर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस टू सपोर्ट दिस थ्योरी। और उसमें से एक एविडेंस ये है कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही लैंडमास होते थे। उसका एक एविडेंस है हमारे पास, ये इमेज। सो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स आज दूर दूर हैं वो एक्चुअली अगर हम पास लाकर देखें तो वो प्रॉपरली फिट होते हैं आपस में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है साउथ अमेरिका
और अफ्रीका की, तो अगर हम इनके कोस्ट लाइन्स देखें, सो दे परफेक्टली मैच। दैट मीन्स ये पहले एक सिंगल लैंड मास होते थे और बाद में ये एक दूसरे से टूटकर धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते होते ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये इतनी दूर हो गए कि इनके बीच में एक ओशन आ गया, जिसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं, और ये अलग अलग लैंड मासेस बन गए। सो दिस इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक लैंड मास थे, फिर वो ड्रिफ्ट करते करते आज अपनी पोजीशन पर पहुंचे हैं, और वो आज भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रिफ्ट इतनी स्लो है कि हम उसे फील नहीं कर सकते। तो उनमें जितने भी चेंजेस आते हैं वो लैक्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद थोड़े बहुत विजिबल होते हैं। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी है, दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहती है कि जो पूरा का पूरा अर्थ है वो एक सिंगल लैंडमास नहीं है, उसके अगर हम डीप में जाएं तो ये डिफरेंट प्लेट्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, से ये जो ब्लैक बाउंड्रीज आप देख रहे हैं ये सारी की सारी प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो जैसे ये एक यूरेशियन प्लेट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ के डीप में जाएं तो पूरी की पूरी यूरेशियन प्लेट एक अलग प्लेट है, देन अफ्रीकन प्लेट इज अ डिफरेंट प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज देयर, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। सो ये सारी अलग अलग प्लेट्स हैं और ये एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं, या तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या ये एक दूसरे के बीच में कन्वर्ज कर रही हैं, या ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन जनरेट कर रही हैं। और इन प्लेट मूवमेंट्स की वजह से बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे ये प्लेट मूवमेंट्स की वजह से ही अर्थक्वेक्स आते हैं, इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स की वजह से वॉल्केनिक मूवमेंट्स होती हैं। सो ये जो प्लेट मार्जिन हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट्स, मतलब जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। देन कन्वर्जेंट प्लेट्स, जो प्लेट्स एक दूसरे के बीच में क्रैश हो रही हैं। देन देयर आर पैरेलल प्लेट्स, जो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन जनरेट करती हैं। सो दिस एक्सप्लेन सो मेनी फिनोमिनन्स जिन्हें हम आगे स्टडी करेंगे। देन ब्रीफ में देखते हैं रॉक्स क्या होती हैं। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। तो हम किसी भी रॉक को अगर देखते हैं तो वो 2 या 2 से ज्यादा मिनरल्स को मिला के बनी होती है। तो बेसिकली 3 तरह की रॉक्स हो सकती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तीनों रॉक्स हम देखते हैं ब्रीफ में कि ये क्या होती हैं। सो इग्नियस रॉक्स, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, इग्नियस जो है IGN, IGN का मतलब होता है इग्नी। इग्नी जो वर्ड है ये फायर से बना है। जैसे हम इग्निशन बोलते हैं तो इग्निशन मीन्स व्हेन वी आर फायरिंग अप समथिंग, सो दैट मीन्स इग्नियस रॉक्स जो है ये फायर से बनी है। फायर का मतलब है यहाँ पर वोल्केनो से। सो वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है, और वो मैग्मा जब अर्थ पे आ जाता है तो वो लावा बन जाता है। और वो लावा जब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है या धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होकर वो सूख जाता है और वो इतना हार्ड हो जाता है कि उससे रॉक्स बन जाते हैं। उन उन रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सो इग्नियस रॉक्स आर नथिंग बट द मोल्टन लावा, या जो जमा हुआ लावा है उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब ये जो लावा जम जाता है ये 2 तरह से हो सकता है, या तो ये अर्थ सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई हो सकता है, या ये अर्थ सरफेस के बाहर आकर सॉलिडिफाई हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम उसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो दिस सिंपली इज द इग्नियस रॉक। और इसमें कोई भी फॉसिल या स्ट्रेटा नहीं होता। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, तो इन रॉक्स में हमें कोई लेयर्स देखने को नहीं मिलती हैं। और फॉसिल्स का मतलब है कि जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह, वो इनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इग्नियस रॉक्स की। इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं वो है बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। सो ये 2 सबसे प्रोमिनेंट इग्नियस रॉक्स हैं, उसके अलावा ये भी सारी इग्नियस रॉक्स की एग्जांपल्स हैं। देन सेकंड हमारी आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, अब नाम से पता चल रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो सेडिमेंट्स से बनती हैं। सेडिमेंट्स मतलब किसी भी चीज के छोटे छोटे जो अवशेष या कण होते हैं, वो जब एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स, तो प्रेशर और हीट की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स।
सो कॉम्पैक्शन की वजह से ये बनती है। कॉम्पैक्शन मतलब जब ऊपर से प्रेशर आता है तो उसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और ये रॉक्स में डाइवर्ट हो जाती हैं। तो ये सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये प्लांट्स से हो सकते हैं, या डेड बॉडीज ऑफ एनिमल से हो सकते हैं, या कोई और पुरानी रॉक्स के रिमेन्स हो सकते हैं। लेकिन ये एक जगह इकट्ठे कैसे होते हैं? ये इकट्ठे होते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे हवा से उड़ के ये एक जगह पहुंच सकते हैं, पानी से डिपोजिशन हो सकती है, ग्लेशियर से हो सकती है, या और भी बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। तो ये जिस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 3 पार्ट्स हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। सो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो हैं उसकी एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एटसेट्रा। ऑर्गेनिकली जो बनती हैं उनकी एग्जांपल है कोल, और केमिकली जो बनती हैं उनकी एग्जांपल है से पोटाश। यस मोनिका, आप कमेंट्स में पूछ रहे हैं। तो जो इसका मुझे मेरा इकट्ठा करने का पर्पस इन दोनों टॉपिक्स को ये था ताकि मैं इंटीरियर आपको अच्छे से समझा सकूं। जो अर्थक्वेक्स और वॉल्केनो वाला चैप्टर है वो भी हम करेंगे अलग से, लेकिन अगर आपको इन टॉपिक्स की पहले अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर आपको इंटीरियर का अच्छे से पता है और रॉक फॉर्मेशंस का अच्छे से पता है तो आपके लिए वॉल्केनो और अर्थक्वेक समझना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अर्थक्वेक में भी हम वही कुछ करेंगे कि वो जो सारी अर्थक्वेक वेव्स हैं वो इंटीरियर में से सारी क्रस्ट, मेंटल और कोर में से कैसे ट्रेवल करती हैं। और वॉल्केनिज्म में भी हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं। तो अगर आपको पहले से इसकी थोड़ी सी जानकारी होगी तो आपके लिए आगे समझना इजी होगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स आज क्लब किए। देन थर्ड टाइप की जो हमारे पास रॉक्स हैं उन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कोई अलग से रॉक्स नहीं होती, एक्चुअली ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की ही एक चेंज्ड फॉर्म है। सो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब बहुत ज्यादा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज से गुजरते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। सो ये कोई अलग से रॉक्स नहीं है, लेकिन ये अलग से रॉक्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपनी नेचर चेंज कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होके क्या बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन जब ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज से गुजरती है तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो शेल है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कोल है वो ग्रेफाइट कोल बन जाता है। सो ये जो चेंज्ड फॉर्म्स हैं इन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म चेंज हो जाती है देन इट बिकम्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की, जैसे मार्बल, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ रॉक। देन स्लेट इज देयर, क्वार्टजाइट, शिस्ट। तो ये सारे के सारे बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो ये रॉक्स पहले या तो इग्नियस रॉक्स होते थे या सेडिमेंट्री रॉक्स होते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर दे चेंज देयर फॉर्म एंड बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन इन द एंड ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ कि रॉक साइकिल क्या होता है। तो रॉक साइकिल हमें ये बताता है कि एक्चुअली में ये तीनों तरह के जो रॉक्स हैं ये एक साइकिल में मूव करते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ। देखिए अर्थ के अंदर यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है विच इज नथिंग बट मॉल्टन रॉक। ये एक पिघला हुआ रॉक है। तो ये यहाँ से वॉल्केनो के थ्रू बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है इस जगह पे, क्योंकि हमने किया है कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, जब मैग्मा बाहर निकलता है और लावा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है देन इट बिकम्स इग्नियस रॉक्स। फिर वो इग्नियस रॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे उनके सेडिमेंट्स जो हैं वो पानी की वजह से या ग्लेशियर की वजह से या हवा की वजह से कुछ कुछ पाउडर की फॉर्म में या पानी की फॉर्म में जाकर दूसरी जगह पे डिपॉजिट होते रहते हैं, और उस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। तो जब धीरे धीरे कोई पत्थर जो है उसके ऊपर से कुछ सेडिमेंट्स खुरते रहते हैं तो उसको हम वेदरिंग बोलते हैं।
तो वो वेदरिंग की वजह से वो सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरी जगह और वो जाके कहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और जहाँ पे वो जाके डिपॉजिट्स होते हैं वहां पे फिर उसके ऊपर टेम्परेचर का या वॉल्यूम का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स हमें पता है क्या होते हैं, जो कि सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से बनते हैं। तो यही इग्नियस रॉक्स के जो सेडिमेंट्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होकर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। सो इस तरह से इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, और यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब मेटामॉर्फिज्म से होकर गुजरते हैं, मेटामॉर्फिज्म मतलब जो हमने अभी अभी किया, when they come under extreme pressure and temperature they become metamorphic rocks। तो इस तरह से ये तीनों टाइप्स के जो रॉक्स हैं ये एक साइकिल में मूव करते हैं। फिर यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये धीरे धीरे इसके ऊपर डेपोजिशन होती रहती है, तो इसके ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है कि ये मेल्ट हो जाते हैं, एंड देन दिस मेल्टेड रॉक अगेन बिकम्स मैग्मा, और यही मैग्मा फिर से वॉल्केनो की फॉर्म में वॉल्केनो से बाहर निकलता है और अगेन इट बिकम्स इग्नियस रॉक्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल। लेकिन इस रॉक साइकिल को कंप्लीट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो इट एक्सप्लेन्स somewhat the interior of the earth, it also explains the process of volcanism, and it also explains all the other things that we did। अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट वी हैव डन। इसमें आपको फैक्ट्स का भी ध्यान रखना है और आपको कंसेप्ट भी समझना है। तो जिस तरह से आज के लेक्चर में हमने काफी सारे फैक्ट्स किए, जैसे कि अर्थ की लेयर्स कितनी होती हैं, उनके बीच में डिसकंटिन्यूटीज कितनी हैं, देन अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड है, कितने लैटिट्यूड्स हैं कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, देन उनके फंक्शंस क्या हैं, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या डिफरेंस है, देन ये लाइंस क्यों ड्रॉ की जाती हैं, देन we studied about the continental drift theory, then we studied about the plate tectonics theory, okay, so you are asking me the types of igneous rocks। so igneous rocks में intrusive rock वो होती है जो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है। सो नाम से ही पता चलता है इंट्रूसिव मींस जो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है, दैट इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है जो अर्थ के बाहर आके सॉलिडिफाई होती है। प्लूटोनिक रॉक वो होती है जो बहुत टाइम लगाती है ठंडा होने में। सो प्लूटोनिक रॉक टेक्स thousands of years to solidify। so these are the nothing but the various types of igneous rocks। So I hope you have understood all the concepts that we have done today। So